तो ये मेरी उम्मीद थी आपसे टैक्स बेस ऑफ एसेट और टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी समझने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बखूबी समझ आ गया है और ये और बेहतर समझ आएगा जब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो दिखने में, कहने में ये बहुत पेचीदा स्टैंडर्ड है, बट अगर हम अपनी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हम टैक्स अथॉरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बेहतर समझ आएगा, हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टैक्स प्रिंसिपल्स में फ़र्क है। इस फ़र्क की जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसे हम डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। एक और इंसाइट मैंने आपको पहले भी दी थी कि कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो रही है। आपको ऐसे लगेगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई है, बट हो सकता है वो डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स हो रहा हो। ये जो बात मैंने कही है, ये बात छोटी सी है, बहुत मायने रखती है डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग को समझने के लिए। अगर आप इतनी सी बात को पकड़ गए तो आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आपको थोड़ा सा हल्के में लेना है, सिंपल भाषा में ही तो समझना है कि जब मैं मेरे एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो टैक्स अथॉरिटी से सिर्फ सीधी सी ये बात पूछनी है कि क्या पूरी छूट दे दोगे। पूरी छूट नहीं देते हैं तो दूसरा सवाल करेंगे, क्या कल को छूट दोगे, क्या कम दोगे, क्या ज़्यादा दोगे। वो कहते हैं ना आज छूट देंगे ना कल को छूट देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, परमानेंट डिफरेंस हुआ, जो चाहो जो मांगो हम सेटल करते हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। पर वो पलट के कहते हैं कि छूट देंगे। आज अगर आपसे ज़्यादा टैक्स ले लिया तो उम्मीद ना छोड़ो कल को छूट देंगे। आज आपसे कम टैक्स लिया तो उम्मीद ना छोड़ो कल को ज़्यादा भी लेंगी। तो हमें दोनों ही केसेस में तैयार रहना होगा। एसेट के केस में डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके। ऐसे ही जब मेरी बुक्स में कोई लायबिलिटी है तो उम्मीद है कि जब मैं पेमेंट करूं तो क्या कोई छूट मिलेगी। वो कहते हैं ना आज छूट देंगे ना कल को छूट देंगे, इसका मतलब परमानेंट डिफरेंस हुआ। हमने हाथ जोड़े और कहा जो लेना है ले लो, क्योंकि कोई चारा नहीं है हमारे पास। पर पलट के उन्होंने कहा दिल ना छोड़ो, हम आपसे अगर आज ज़्यादा टैक्स ले भी रहे हैं तो कल को आपको छूट देंगे। आज हमने आपको ये एक्सपेंस डिडक्ट नहीं करने दिया तो कोई बात नहीं, जब आप कैश पेमेंट करोगे तब हम आपको डिडक्ट करने देंगे, उस दिन हम आपसे कम टैक्स लेंगे। पर हमने कहा कि मैंने तो रेवेन्यू एडवांस में रिसीव किया, आपने तो उसको भी टैक्स चार्ज कर दिया। तो हमने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, टैक्स तो आपने देना ही है ना, आज दो चाहे कल दो। अगर आपने रेवेन्यू एडवांस में रिसीव किया है, गुड्स और सर्विसेज तो प्रोवाइड करोगे ना एक दिन, और उस दिन तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। हमने पहले टैक्स चार्ज कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तो क्यों नहीं अपनी बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लो, और जब हम आपसे दोबारा टैक्स मांग लें तो ये कह दो कि जब हमने ये कैश रिसीव किया था एडवांस में उस वक्त हम टैक्स पे कर चुके हैं, अब हमसे दोबारा टैक्स ना लें और हम दोबारा टैक्स नहीं देंगे। तो ये बात हम उन्हें बताएंगे। और ये हमारे प्रिंसिपल में भी है कि अगर हमें कोई एडवांस रिसीव हुआ है, उस पर अगर कोई टैक्स ऑलरेडी चार्ज हो चुका है और टैक्स दे चुके हैं तो हमें फ्यूचर में टैक्स नहीं देना होगा। तो हम अपने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करके एक DTA रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में दोबारा उस अमाउंट पे टैक्स देना ना पड़े जिस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करने के लिए हम डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंसेस को देखते हैं, अनयूज टैक्स लॉसेज या अनयूज टैक्स क्रेडिट का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में टैक्स ना देना पड़े। पर हम उतना ही डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जितना कि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट होने की उम्मीद ही नहीं है तो फिर ये अनयूज टैक्स लॉसेज और टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ किसके साथ करोगे। तो इस उम्मीद पे भी हम डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं। जितने के प्रॉफिट होने की उम्मीद है, जितने टैक्स लॉसेज या टैक्स क्रेडिट्स हमारे फ्यूचर में सेट ऑफ हो सकते हैं और हमें टैक्स ना देना पड़े, उतने तक का ही डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उम्मीद से ज़्यादा डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भ्रम में रख देंगे कि हमें फ्यूचर में छूट मिलने वाली है, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि हम प्रॉफिटेबल होने नहीं वाले हैं, या प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितने के हम ये टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स लॉसेस सेट ऑफ कर पाएँ फ्यूचर में, क्योंकि उसके भी प्रिंसिपल्स हैं कि हम 2 साल तक या 3 साल तक ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि वो भी धराशायी हो जाएं और हमें कोई छूट ना मिले। हो सकता है कि जितने की छूट की उम्मीद हम करके बैठे उतनी उम्मीद हमारी पूरी ना हो और डेफर्ड टैक्स एसेट बेमानी हो जाए।
तो कोशिश ये करना कि डेफर्ड टैक्स एसेट उतना ही रिकॉग्नाइज करना जितना कि आप सेट ऑफ कर पाओ। और एक और बड़ी बात जाने से पहले कहना चाहूँगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज डिस्काउंटेड नहीं होते हैं। हमें ये तो पता है कि हमें ये फ्यूचर में पे करने हैं और 1 साल के ज़्यादा के समय में भी ये सेट ऑफ होते हैं, और हमने डिस्काउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी समझे हैं कि जहाँ पे भी हमारी लायबिलिटीज़ या एसेट्स हम फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं उन्हें हम डिस्काउंट करते हैं, पर यहाँ पे ये एग्जेम्प्टेड है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ कभी भी डिस्काउंट नहीं होते हैं, तो इन्हें डिस्काउंट मत करिएगा।